7 मई 1697। इस दिन स्टॉकहोम के ट्री क्रॉनर रॉयल पैलेस में भयानक आग लग जाती है। कहते हैं कि इस घटना में करीब 24,000 किताबें और 1,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स जलकर राख हो गई थी, जिससे यहाँ की रॉयल लाइब्रेरी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। पर एक किताब ऐसी भी थी जिसका इतनी भीषण आग बाल भी बाका नहीं कर पाई, क्योंकि इसको समय रहते हुए खिड़की से नीचे फेंक दिया गया था। और ये किताब इतनी विशालकाय थी कि इसने नीचे खड़े एक इंसान को घायल भी कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं कोडेक्स गीगास की, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। कोई नहीं जानता था कि उस ट्री क्रॉनर रॉयल पैलेस में आखिर आग कैसी लगी थी, पर एक्सपर्ट्स की माने तो इसका रीजन खुद ये बुक कोडेक्स गीगास ही थी। इतिहास में ये जिसके पास भी आई उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ, और इसीलिए इसे दुनिया की मोस्ट डेंजरस बुक भी कहा जाता है। लेकिन कोडेक्स गीगास की जर्नी से ज्यादा खतरनाक इसका ओरिजिन रहा है। हमारी कहानी शुरू होती है अर्ली 13th सेंचुरी के किंगडम ऑफ बोहेमिया में, जहां पोर्टला जाइस नाम की एक जगह पर एक बेनेडिक्टाइन मॉनेस्ट्री हुआ करती थी। आपको बता दूं कि ये रीजन आज के जेक रिपब्लिक में आता है, जहां रहने वाले एक मॉन्क हरमन द रेक्लियस एक दिन मॉनेस्ट्री के रूल्स को ब्रेक कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें जिंदा दीवार में चुनवाने की सजा दी जाती है। अब जब हरमन को ये सजा हो रही होती है और वो दया के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है, तब मॉनेस्ट्री के हेड मॉन्क उनके सामने ऑफर रखते हैं। हेड मॉन्क का ऑफर था कि अगर हरमन को जिंदा बचना है तो उन्हें एक रात में एक ऐसी बुक लिखनी होगी जिसमें दुनिया का पूरा ज्ञान हो, जो प्रैक्टिकली एक इम्पॉसिबल टास्क था। पर हरमन के सामने अपनी जान बचाने के लिए इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद हरमन भी अपनी बुक लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर आधी रात होने पर उसे यह समझ में आता है कि वो एक रात में तो बुक को कैसे भी कंप्लीट नहीं कर सकता। ऐसे में हरमन, जो पहले ही एक क्राइम कर चुका था, वो भगवान को नहीं बल्कि शैतान को याद करता है। कहते हैं कि हरमन ने उस रात लूसीफर को बुलाया और उससे बुक को कंप्लीट करने की रिक्वेस्ट की, और बदले में लूसीफर ने हरमन से उसकी आत्मा मांगी, जिसे एक्सचेंज करने के लिए हरमन रेडी हो गया। शैतान लूसीफर पूरी रात उस बुक को लिखता है और सुबह होने से पहले हरमन को वो बुक सौंप देता है, जिसके बदले वो हरमन की आत्मा लेता है और हरमन की भी मौत हो जाती है। सुबह जब हेड मॉन्क हरमन के पास पहुंचते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हरमन के सामने 160 पाउंड्स यानी करीब 72 किलोग्राम भारी एक किताब रखी हुई थी, जिसके पेज कागज के नहीं बल्कि गाय के बछड़े और डोंकी के स्किन के बने हुए थे। ये बुक करीब 36 इंचेस यानी कि 3 फुट लंबी थी, जिसमें जगह जगह पर खूबसूरत इलस्ट्रेशंस भी बनी हुई थी। अब इस बुक के अंदर क्या क्या मिस्ट्रीज छिपी हुई थी, ये जानने से पहले जरा इसकी जर्नी पर नजर डालते हैं, जो कि अपने आप में काफी दिलचस्प रही है। दोस्तों, कोडेक्स गीगास में जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताए गए हैं वो साल 1222 में आकर खत्म हो जाते हैं, जिससे ये अज्यूम किया जाता है कि ये इसी साल में लिखी गई होगी। इस बुक के पहले पेज पर एक नोट है जिसमें पोर्टला जाइस मॉनेस्ट्री का नाम लिखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि इसका ओरिजिन यहीं पर हुआ था। इसी सेम नोट में ये भी बताया गया है कि साल 1295 में पोर्टला जाइस मॉनेस्ट्री ने इसे सेडलेक मॉनेस्ट्री को दे दिया था, पर उसी साल ब्रेवनो मॉनेस्ट्री ने उनसे इसे खरीद लिया। इसके बाद साल 1594 में एम्परर रुडोल्फ सेकेंड, जो उस समय किंगडम ऑफ बोहेमिया के राजा थे, उन्होंने मॉनेस्ट्री की लाइब्रेरी से इसे पढ़ने के लिए लिया और फिर इसे अपने कलेक्शन में शामिल कर लिया। कहने का मतलब है कि रुडोल्फ सेकेंड का इसे लौटाने का इरादा ही नहीं था। कहते हैं कि उन्हें इसके पेज नंबर 577 पर बना डेविल्स पोर्ट्रेट काफी पसंद आ गया था। लेकिन आखिर कोडेक्स गीगास में इस डरावने शैतान का पोर्ट्रेट क्यों है, और क्या इसे भी शैतान ने ही बनाया था? कुछ सोर्सेस की माने तो इसे हरमन ने शैतान को शुक्रिया अदा करने के लिए बनाया था। खैर, एम्परर रुडोल्फ सेकेंड ने इसे अपने कलेक्शन में शामिल किया और ये बुक उनकी कैपिटल प्राग में रही। कहते हैं कि रुडोल्फ सेकेंड कोडेक्स गीगास के कर्ज का शिकार हुए थे, जिसके कारण साल 1612 में उनके छोटे भाई के द्वारा उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है और फिर उनकी मौत भी हो जाती है। हालांकि ये रुडोल्फ सेकेंड की मौत के बाद भी कुछ साल और प्राग में ही रहती है, लेकिन फिर 1618 से 1648 के बीच यूरोप में 30 इयर्स वॉर होते हैं, जिसके अंत में स्वीडन के आर्मी इसे लूटकर अपने देश में ले आती है। साल 1649 में इसे स्टॉकहोम की रॉयल स्वीडिश लाइब्रेरी में रख दिया जाता है, जो कि क्वीन क्रिस्टीना का पर्सनल कलेक्शन था। लेकिन क्वीन क्रिस्टीना भी इसके श्राप का सामना करती है और 1654 में उन्हें भी सिंहासन से हटा दिया जाता है, जिसके बाद वो रोम चली जाती है। कहते हैं कि वो अपने साथ अपनी बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स
का पूरा कलेक्शन लेकर गई थी, लेकिन कोडेक्स गीगास को वहीं पर छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद साल 1697 में वो इंसिडेंट होता है जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में ही किया था। स्टॉकहोम का ट्री क्रॉनर पैलेस, जहां ये रॉयल लाइब्रेरी बनी हुई थी ना, उसे आग के कारण खासा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन कोडेक्स गीगास को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। साल 1768 के अंदर स्टॉकहोम में एक नया रॉयल पैलेस बनाया गया और कोडेक्स गीगास के साथ पूरी लाइब्रेरी को वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। और फाइनली साल 1878 में स्टॉकहोम के अंदर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन की स्थापना हुई और कोडेक्स गीगास को वहां पर रख दिया गया। आज भी ये बुक इसी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन के ट्रेजरी रूम में रखी हुई है और आप इसे देख भी सकते हो। हालांकि यहाँ आने वाले लोग इसे खोल ना सके, इसके लिए कोडेक्स गीगास एज नोन एज द डेविल्स बाइबल को एक क्लोज्ड कवर में रखा गया है। लेकिन आखिर इस किताब को डेविल्स बाइबल क्यों कहा जाता है और इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है? वेल देखो, कोडेक्स गीगास को डेविल्स बाइबल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लैटिन लैंग्वेज की पूरी बाइबल लिखी हुई है। साथ ही साथ बाइबल और क्रिश्चियनिटी से जुड़े कई अकाउंट्स भी मिले हैं, पर लिखा इसे डेविल ने था, जिसकी झलक हमें इसके बाद के पेजेस में भी देखने को मिलते हैं, जहां हमें कई जादू टोने से रिलेटेड फॉर्मूला, भूत प्रेत बुलाने और भगाने के मंत्र, बोहेमियन कैलेंडर और बोहेमियन हिस्ट्री के डिटेल्स भी लिखी हुई मिलती है। यही नहीं, इस किताब के एक पेज में ये नक्शा भी बना हुआ है जिसे स्वर्ग का नक्शा माना जाता है। इंटरेस्टिंगली, अगर आप इस फोटो को गौर से देखोगे तो स्वर्ग में किसी भी जीव को नहीं दिखाया गया है, जो कि काफी डिस्टर्बिंग फैक्ट है। स्वर्ग के इस नक्शे वाले पेज के जस्ट पहले के कुछ पेजेस में सिनफुल कन्फेशंस लिखी हुई है, यानी कि इनमें अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी गई है। ये टेक्स्ट बाकी की बुक से अलग है और इसे कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। पूरे 5 पेजेस में हरमन ने अपने हर एक सिन को पूरी डिटेल में बताया है और उसके लिए माफी भी मांगी है। वहीं पेज नंबर 577 पर बना हुआ डेविल्स पोर्ट्रेट भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। नाउ जनरली तो यही माना गया है कि हरमन ने इसे डेविल को अपनी मदद के लिए शुक्रिया अदा करने के मोटिव से बनाया होगा। हालांकि इसका एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं है। इस पोर्ट्रेट में डेविल ने जो कपड़ा पहना हुआ है उसे एरमाइनी लॉयन क्लॉथ कहते हैं और उसे सिर्फ रॉयल लोग ही पहनते हैं, जिसके कारण इस डेविल को प्रिंस ऑफ डार्कनेस के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो क्या इसे हरमन ने खुद लिखा था? दोस्तों, इस किताब के ज्यादातर पेजेस को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और इस पर कई इलस्ट्रेशंस देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस पर सारा टेक्स्ट कैलीग्राफी में लिखा गया है। अब देखो, उस समय प्रिंटिंग मशीन्स तो थी नहीं, यानी 630 पेजेस की इस किताब को पूरा हाथ से ही लिखा गया था। और ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि इसे एक इंसान ने एक रात में लिखा हो? बस यही कारण है कि ना चाहते हुए भी एक्सपर्ट्स इस किताब के साथ जोड़ी जाने वाली डेविल की थियरी को नजरअंदाज नहीं कर पाते। लेकिन भाई, क्या गारंटी है कि इसे एक ही रात में लिखा गया हो? क्या पता हरमन इसे अपने पूरी जिंदगी से लिख रहा हो या फिर इसे काफी सारे लोगों ने मिलकर लिखा हो। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि इतनी बड़ी बुक को कोई एक इंसान तभी लिख सकता है जब वो लगातार 20 साल तक इस पर काम कर रहा हो। पर इस बुक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन सारे मिथ्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर आप इसके पन्नों पर गौर से नजर डालोगे ना, तो पहले पन्ने से लेकर आखिरी तक हैंडराइटिंग और इंक दोनों ही बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। अब अगर इसे काफी सारे लोगों ने मिलकर लिखा होता तो हैंडराइटिंग तो चेंज होना ऑब्वियस था, राइट? मतलब मैनी पर्सन्स थियरी तो यहाँ पर कैंसल आउट हो जाती है। पर अगर किसी इंसान ने इसे 20 से 25 सालों तक लिखा होगा तो एज और टाइम के साथ उसकी हैंडराइटिंग तो जरूर बदली होगी। अब देखो, सिंपल सी बात है कि आपकी जो हैंडराइटिंग 9th या 10th क्लास में रही होगी, वैसी सेम हैंडराइटिंग आपकी आज तो नहीं हो सकती। समय के साथ साथ एक इंसान के हैंडराइटिंग में थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बुक में कोई भी एरर नहीं है। एक लेटर को लिखने का स्टाइल भी हर जगह एग्जैक्टली सेम है, जैसा कि हमें एक मॉडर्न प्रिंटेड बुक में नजर आता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद यह शक और भी पुख्ता हो जाता है कि हो ना हो इसे किसी इविल पावर ने ही लिखा है, क्योंकि इसे जिस तरह लिखा गया है ना, वो ह्यूमन कैपेबिलिटीज के बाहर की बात है। कोडेक्स गीगास के बारे में एक और स्ट्रेंज फैक्ट ये भी है कि इसके शुरुआती पेज पर 2 हिब्रू लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी की किताब पूरी तरह से लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है और इसमें हिब्रू का नामो निशान नहीं है। तो क्या ये बात उस दावे को प्रूफ नहीं करती कि बुक को लिखने की शुरुआत हरमन ने की थी पर बाकी की बुक लूसीफर ने लिखी? खैर, कोडेक्स गीगास के साथ ऐसी कई सारी कहानियां भी है जो आपको हैरान कर देगी। साल 1858 में एक केयर टेकर काम करते करते लाइब्रेरी के अंदर ही सो जाता है। वो उस लाइब्रेरी के अंदर ही रह जाता है और लाइब्रेरी को बंद कर दिया जाता है।
रात के समय जब उसकी नींद खुलती है तो लाइब्रेरी के अंदर उसने जो नजारा देखा वो किसी को भी डराने के लिए काफी था। उसने देखा कि लाइब्रेरी के बुक्स शेल्फ से नीचे उतर रही है और हवा में उड़ती हुई डांस कर रही है। इसके बाद सारी बुक्स कोडेक्स गीगास को घेर लेती है और फिर कोडेक्स गीगास भी अपने कवर में से निकलकर इन बुक्स के साथ डांस करने लगती है। सुबह जब लाइब्रेरी के स्टाफ ने दरवाजा खोला तो वो केयर टेकर एक टेबल के नीचे छिपा हुआ था और डर के मारे कांप रहा था। उस दिन के बाद से उस केयर टेकर की मेंटल हेल्थ बिगड़ गई और उसे पागल खाने में एडमिट कराया गया। वैसे क्या आप जानते हैं कि आज हम जिस कोडेक्स गीगास को देखते हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसके 10 पेजेस मिसिंग हैं। लेकिन आखिर ये गए कहां? कुछ लोग मानते हैं कि इन 10 पेजेस में कोई ना कोई गलती होगी जिसके कारण इसे बुक से अलग कर दिया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि इन मिसिंग पेजेस को इसीलिए अलग किया गया क्योंकि इसमें शैतान को बुलाने की प्रेयर्स लिखी हुई थी। बहुत से स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि इन मिसिंग पेजेस में बोहेमिया की बेनेडिक्टाइन मॉनेस्ट्री के रूल्स लिखे हुए थे। हालांकि इस बुक के पेजेस के साइज को देखते हुए नहीं लगता कि इतने सारे पेजेस सिर्फ मॉनेस्ट्री के रूल से भर सकते हैं। वहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स ऐसा भी कहते हैं कि साल 1697 में जब इस बुक को आग से बचाने के लिए खिड़की से नीचे फेंका गया था तब इसके कुछ पेजेस अलग हो गए होंगे। और कुछ मीडिया आउटलेट्स ये भी दावा करती है कि शायद इन मिसिंग पेजेस में दुनिया के अंत के बारे में लिखा होगा। अब देखो, क्योंकि वो मिसिंग पेजेस आज हमारे पास नहीं है तो उनमें मौजूद इंफॉर्मेशन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पर स्ट्रेंज बात तो यह है कि अर्ली 13th सेंचुरी से लेकर अभी तक इतने सालों में कोडेक्स गीगास ने अपने कई ओनर्स बदले पर किसी ने भी इसे कॉपी करने की कोशिश नहीं की। हालांकि देखो, आज आप चाहो तो स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में इसे देख सकते हो और इंटरनेट पर आपको इसकी स्कैन्ड पीडीएफ भी आसानी से मिल जाएगी, जिसको आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो और इसकी मिस्ट्रीज को जान भी सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको लैटिन लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कोडेक्स गीगास को सच में डेविल ने लिखा होगा या फिर इसके ओरिजिन के पीछे कोई इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस कहानी छिपी है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखकर बताना। और दोस्तों, क्या आपने इससे पहले कोडेक्स गीगास के बारे में कभी सुना था? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है पुनर्जन्म की कहानी के बारे में, कि कैसे एक लड़की को अपने पुनर्जन्म की याद आ जाती है और उसे ये पता चलता है कि वो अपने पिछले जन्म में इजिप्ट में रहा करती थी, इजिप्ट के इन पिरामिड वाले मंदिरों में रहा करती थी। लेकिन आखिर उस लड़की की कहानी क्या थी? क्या वो सच में पुनर्जीवित हुई थी या फिर वो बस ढोंग रच रही थी? आखिर क्यों ऐसा हुआ कि उसके बातों ने सभी को ये कंफर्म कर दिया कि उस लड़की ने पुनर्जन्म ही लिया था? पूरी कहानी जानने के लिए यहाँ टैप करके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।